नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ये अल्टीमेट एक्ट होता है। इसके बाद कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं आता। इसके बाद सीधा इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये आपका फाइनल एक्ट होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का। तो ये इसने इनफैक्ट बेस भी बनाया है आपके जो जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका। ऐसा कहा जाता है कि 40 to 60% ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे क्लॉज अभी हम लोग बात करेंगे। आप देखेंगे पूरा का पूरा वैसा का वैसा हमारे यहाँ पे लिया गया विद वेरी 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 लिटिल मॉडिफिकेशंस। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है एंड इसने मतलब एक अगर कहा जाए तो अगर उस समय किसी काम में नहीं आया तो आफ्टर इंडिपेंडेंस काम में आ गया। ओके खैर चलते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर टाइम पास करे बगैर। एक एक चीज देखते हैं। ओके, डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बैकग्राउंड की बात करते हैं। बैकग्राउंड क्या था, तो मैंने आपको बताया कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1918 में। ठीक है, 1918 में खत्म होता है। उसके बाद आ जाता है इन लोग का 1919 का क्या बोलते हैं एक्ट मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको आप अभी आप पिछले मतलब कल ही आप देख के आ रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जब आता है, ये एक्चुअली इसका जो रिपोर्ट पेपर बना था वो 1917 में बन, आई एम सॉरी, 1970 में ही इसका रिपोर्ट पेपर बन गया था। तो जस्ट बिफोर मतलब आपका वॉर खत्म होने से पहले ही बन चुका था। तो इतना कुछ इसके अंदर डिटेलिंग नहीं हुआ। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगले कुछ समय तक देखा कि हाँ एक्चुअली में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है आपके वर्ल्ड वॉर वन में, और हम लोग इसको कुछ भी दे नहीं रहे। इंडियंस ने बहुत सारा हम लोग को सपोर्ट किया है एट नॉट ओनली ऑन लोकल लेवल एज वेल एज नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी किया है। चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे फिर यहाँ पे कॉपरेशन की बात की जाए, हर तरीके से सहयोग मिला हुआ है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इन लोग के भी मन में था, मतलब ऐसा कहा जाता कि मन में था, मन में उनके क्या था वो भगवान जाने। लेकिन ये देखा जाता है कि उन्होंने सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जिसमें कुछ नया करने की बात थी। मतलब ये था कि भाई अब इन लोगों को कुछ नया देना चाहिए। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी आपका 1927 में। फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो कराए गए थे उसके रिकमेंडेशंस पेपर थे। फिर उसी से जुड़ा हुआ वाइट पेपर पब्लिश किया गया था जो कि 1933 में पब्लिश किया गया था। एंड फिर जॉइंट सिलेक्ट कमेटी बनाई गई थी, उसका भी जो रिपोर्ट था वो सारे रिपोर्ट्स को देख के, उन सारे कमिटीज़ के रिपोर्ट्स को पढ़ के ये डिसाइड किया गया कि इनको कुछ नया देना चाहिए, इनको कुछ अच्छा देना चाहिए जो कि पहले पुराने वाले से सारे से काफ़ी अच्छा हो। तो काफ़ी डेलिब्रेट किया गया, काफ़ी अच्छी तरीके से इसके अंदर काम किया गया। एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्ट जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तब तक पास किया गया था उसको इन लोग ने पास किया। इनफैक्ट इट इज सेड कि इसके अंदर 300 से ज़्यादा आर्टिकल्स थे। ठीक है, राइट नाउ भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। इनफैक्ट जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो 395 के आसपास कुछ हमारे आर्टिकल्स थे, जितने भी थे आई डोंट नो, लेकिन इतने कुछ आर्टिकल्स आपके उसके अंदर थे। तो ये एक एक्ट था। ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड की बात बता रहा हूँ कि कहाँ से इन लोग का सोर्स आ रहा है 1935 को लॉन्च करने का या 1935 एक्ट लाने का। इन लोग का जो बेसिक आइडिया है वो कहाँ से आ रहा है कि इन लोग के अंदर एक ये भावना आ रही है कि भाई अब इंडियंस लोग मांग कर रहे हैं और बहुत ही डेफिनेट तरीके से, बहुत ही पावरफुल तरीके से, इंटेंसिफाइड तरीके से मांग कर रहे हैं। आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं, आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स चला रहा है। तो अब इन लोग को और ज़्यादा पावर्स नहीं दिए गए तो हमारे लिए मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाएंगी। इन लोग वही रेवोल्यूशनरी मतलब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वगैरह पे आ जाएंगे, जिसको मतलब सॉरी टेररिज्म शब्द उससे जुड़ा हुआ है, बार बार आ जाता है। तो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म शब्द मतलब करने पे उतारू हो जाएंगे तो हम लोग को टेरराइज कर देंगे, हम लोग को डरा के रख देंगे। हालांकि इट इज़ ए वेरी नेगेटिव कोनोटेशन, हम लोग को शब्द ऐसा नहीं यूज़ करना चाहिए। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। ओके, तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वगैरह वापस से शुरू हो जाएंगे तो हमको पकड़ पकड़ के गोलियां मारेंगे, कहाँ कहाँ पकड़ पकड़ के गोलियां मारेंगे कोई भरोसा नहीं है। तो बेटर ये है कि हम लोग इनको कुछ ना कुछ देते चले। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा इनके इनके डिमांड्स को अगर कंसेंट्स करते रहेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग को ही बेनिफिट होने वाला है, किसी भी तरीके से नुकसान जैसा कुछ होने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट तो ये आपका बैकग्राउंड होगा। ये बैकग्राउंड के बेसिस पे ही आपका ये पूरा आपका 1935 का जो एक्ट है वो बन के आता है। ओके, चलिए अब इसके सेलिएंट फीचर्स बारी बारी से देखते हैं। ये सेलिएंट फीचर्स ही आपका बेस बना देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरीके से नया कॉन्स्टिट्यूशन से कितना ज़्यादा मिलता है। ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा गया कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का मतलब ये है कि भाई ऐसा फेडरेशन होगा जो पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी प्रोविंसेस हैं, मतलब ब्रिटिश प्रोविंसेस की बात की जा रही, ब्रिटिश प्रोविंसेस के साथ प्रिंसली स्टेट्स जितने भी हैं आपके 600 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स से
उन सब को मिला दिया जाएगा तो वो बनेगा इंडियन फेडरेशन। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब आज अगर उस समय का अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो नियर टू नॉर्थ ईस्ट से लेके आपका अफगानिस्तान के बॉर्डर तक का पूरा एरिया जो है वो एक फेडरेशन बनाएगा, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएगा, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स अलॉन्ग विथ प्रोविंसेस जो होंगे वो मिलजुल के रहने वाले। सबके ऊपर पैरामाउंट पावर कौन होगा? आपके क्वीन विक्टोरिया या उस समय जो भी इंग्लैंड का किंग क्वीन रहेगा वो। ओके, ये इस तरीके से बात की गई है। हालांकि मतलब डोमिनियन स्टेटस जैसा कुछ कहा नहीं गया, क्योंकि कि आप लोग को डोमिनियन स्टेटस दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे कहा नहीं गया। तो इसको आप लोग डोमिनियन स्टेटस से कंफ्यूज ना कीजिएगा या सेल्फ रूल से भी कंफ्यूज ना कीजिएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं कहा गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना पावर एनलार्ज करिए वो और एक्सपांड करिए। पहले उन लोग का पावर सिर्फ और सिर्फ प्रोविंसेस पे था, अब ये चाह रही है कि भाई प्रोविंसेस के साथ साथ हम लोग प्रिंसली स्टेट्स के भी ऊपर रूल करें। ठीक है, जो कि इन लोगों को पता था कि भाई प्रिंसेस स्टेट्स वगैरह जो है वो मोर ऑफ द टाइम मतलब ऑटोनोमस रहना पसंद करेंगे। आपके यहाँ पे आके चापलूसी करने की इन लोगों को कोई भी इच्छा नहीं है, और आपके यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठ के बेवजह कर रेजोल्यूशन पास करने में इनको कोई भी मजा नहीं आने वाला है। दैट इज वाई इन लोग ने मतलब इनफैक्ट आगे हम लोग बात करेंगे इसके अंदर क्या ड्रॉबैक्स वगैरह होगा। तो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कही गई जिसमें प्रिंसेस स्टेट्स को क्या बोलते हैं ऐसा यूनिट बनाया जाने वाला था अलॉन्ग विथ प्रोविंसेस। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फेडरेशन कभी भी बन के नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लॉज था। क्या क्लॉज था? कि भाई प्रिंसली स्टेट्स का जब 50% से ज़्यादा मतलब 50% प्लस वन अगर हो जाते हैं, इन लोग अगर ऐड हो जाते हैं आपके सहमति देते हैं कि हाँ हम लोग ऑल इंडिया फेडरेशन के मेंबर बनेंगे, तो हम लोग इस फेडरेशन को बनाएंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो इसी कंडीशन में बनेगा जब प्रिंसली स्टेट जो है वो 50% प्लस वन की कैटेगरी में आएंगे। मतलब इतने ज़्यादा मतलब जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी प्रिंसली स्टेट जब बोलेंगे हाँ हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तभी इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कभी बन के नहीं आया, क्योंकि मैंने आप लोग बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिंसली स्टेट जो होते थे वो ऑटोनोमस रहना पसंद करते थे। ओके, नेक्स्ट इसने एक इंपॉर्टेंट काम क्या किया, इसने डिवाइड किया था पावर्स को सेंट्रल्स और यूनिट के टर्म्स में। ओके, इसने क्या किया कि भाई प्रोविंशियल जो लिस्ट है उसको अलग कर दिया और फेडरल लिस्ट को अलग कर दिया, कि भाई जो मतलब जो पावर्स है उनको डिसाइड करके पहले से अलग करके रख दो। मतलब पावर्स की बात कर मतलब सेक्टर्स जो है, जैसे कि अगर फूड सेक्टर है तो किसके अधीन जाएगा, एजुकेशन सेक्टर किसके अधीन जाएगा, हेल्थ सेक्टर किसके अधीन जाएगा, ये उन्होंने पहले डिफाइन कर दिया। इस एक्ट के अंदर पहले से मेंशन कर दिया कि भाई इसी तरीके से लिस्ट बनाए जाएंगे। तो 3 लिस्ट बनाएगा, फेडरल लिस्ट बनाएगा जिसके अंदर इतने आइटम्स है, ये आइटम्स वगैरह याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोविंशियल लिस्ट बनाएगा जिसके अंदर 54 आइटम्स थे, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसके अंदर दोनों जन एक्ट बना सकते थे वो 36 आइटम्स के ऊपर था। ठीक है, इस कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर भी मतलब ये था कि भाई जो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी वो ज़्यादा पावरफुल होगी एज कम्पेयर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ओके, खैर उसमें हम लोग को जाना नहीं है। इस ये क्लॉज ने हमारे जो राइट नाउ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो शेड्यूल 7th है, ठीक है, उसका बेस रखा। ठीक है, इसका बेस इसने रखा आपके शेड्यूल 7 का, जिसके अंदर हम लोग ने आपका डिवीजन ऑफ द पावर करके रखा है। फेडरल बोला, यूनियन लिस्ट है, आपका स्टेट लिस्ट है, और फिर आपका कॉन्करेंट लिस्ट, वैसा का वैसा हम लोग ने लिया गया, बस नाम चेंज कर दिया। ओके, नेक्स्ट इसने क्या क्या किया अब उसकी बात करते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी आपके जो प्रोविंसेस में डायकी का सिस्टम था उसको पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया, कि भाई इसके अंदर अब डायकी वगैरह सिस्टम नहीं रहने वाली, कि गवर्नर अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ से काम कर रहा है और मिनिस्टर लोग अलग से काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, मतलब आपके जो गवर्नर है वो पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करने का मतलब ये कि गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। अब गवर्नर का अपना कोई प्रोविंशियल काउंसिल नहीं होने वाला, अब गवर्नर का कोई गवर्नर काउंसिल नहीं होने वाला है। उनको उन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा जो मिनिस्टर जैसा बोल दे। ओके, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा बोलेंगे उनके एडवाइस के बेसिस पे ही आपका गवर्नर्स को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीके से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक्चुअली में देने की बात करिए, हालांकि ग्राउंड लेवल पे तो आप लोग समझ ही सकते हैं, लेकिन इसमें यही कहा गया कि भाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपको दे दी गई है, एक तरीके से सेल्फ रूल दे दिया गया है प्रोविंशियल लेवल पे। ओके, इसी तरीके से आपके जो यूनिट्स थे, मतलब आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब प्रोविंसेस जो है उनको एक तरीके से कहा गया कि भाई आप ऑटोनोमस हो गए, आप पूरी तरीके से ऑटोनॉमी को फ़ायदा उठा सकते हो, पूरी तरीके से आपको आज़ाद कर दिया गया, आप जाइए जी ले अपनी ज़िंदगी सिमरन, उस तरीके से हो गया। नेक्स्ट
फिर भी मिनिस्टर्स को एब्सोल्युटली फ्री, जैसा कुछ मैंने आप लोगों जैसे बताया कि भाई हमेशा गवर्नर के पास ओवर राइडिंग पावर्स वगैरह होने ही वाले हैं, तो वो तो मतलब हटाया नहीं जाने वाला, क्योंकि ब्रिटिश लोग कभी भी अचानक से इंडियंस को इतने सारे पावर्स नहीं दे देने वाले। दैट इज वाई उन लोगों ने हमेशा मतलब ऐसा किया कि ओवर राइडिंग पावर होनी चाहिए गवर्नर के पास। भले उन लोग को दिखाया कि हाँ भाई आप लोग को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जा रही है, आप जो चाहिए वो कर सकते हो, आपके मतलब आज़ादी दे दी गई है, ऑटोनॉमस यूनिट्स बन चुके हो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर ओवर राइडिंग पावर होगी किसके, गवर्नर के। ओके, नेक्स्ट बाइकैमरलिज्म। ठीक है, बाइकैमरलिज्म क्या होता है, जो मैं आप लोग बताया था कि भाई दो सदन होते हैं, आपके जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर दो सदन होते हैं, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा भी है, उसी तरीके से उस समय भी दो सदन बनाए जाएंगे। तो 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, जो उस समय 11 प्रोविंसेस थे, उसमें 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म को ऐड किया गया। इनफैक्ट ये आपका जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसको भी बाइकैमरल बना दिया गया, जैसे कि आपको पिछले वाले में बनाया गया था, तो उसको भी सेम यहाँ पे रखा गया। ओके, तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंस, जो आपके 6 आपके प्रोविंसेस है, इन प्रोविंसेस के अंदर बाइकैमरलिज्म को फॉलो किया गया। अब बाकी जो आपके 5 प्रोविंसेस है उनको सिंगल हाउस वाला ही रखा गया। ओके, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो मैंने बताया उसको वैसा का वैसा बाइकैमरल, मतलब इसके पहले वाले एक्ट में भी बाइकैमरल था, इसमें बाइकैमरल ही रखा गया, जिसमें फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट दो बनाया गया, जिसमें असेंबली का जो टेन्योर था वो 5 साल का रखा गया। ओके, नेक्स्ट डायरकी एट द सेंटर। ये एक नया चीज लाया कि डायरकी वहां से उठाया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दिया वहां पे, लेकिन वहां से उठा के ला दिया यहाँ पे कि भाई प्रोविंस में तो आप लोग को छुट्टी दे दी कि आप लोग ऑटोनोमस हो चुके हैं, आप लोग को आज़ादी दे दी गई, जज सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, लेकिन हम लोग अच्छी तरीके से आपको ज़िंदगी जीने देने वाले नहीं है। हम लोग इतने अच्छे भी नहीं है कि आप लोग हमारे पर विश्वास करके बैठे रहे कि हम लोग आपको आज़ादी दे रहे हैं, आप लोग ऐश करिए, अब आज से आपको छुट्टी हो गई है। ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। दैट इज वाई वी विल इंट्रोड्यूस द डायरकी इन सेंटर। हम लोग केंद्र में, या फिर आपका जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर लेके आएंगे आपका डायरकी। होप करता आप लोगों को समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है कि प्रोविंस में तो बोल दिया भाई आप ऑटोनोमस हो चुके हैं, अब आपको जैसे जीना आप वैसे रहिए, आपके पास गवर्नर दे दिया गया है, गवर्नर को मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनके ही रिकमेंडेशन पे काम करेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सेंटर के अंदर डायरकी को लेके आ जाएंगे। डायरकी को बोलेंगे कि भाई आप तू वहां से हट जा प्रोविंस में से, आप चल सेंटर की तरफ चले। ओके, तो फेडरल सब्जेक्ट जितने भी थे उनको फेडरल रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट के रूप में अलग अलग बना दिया गया, जिसमें से रिजर्व सब्जेक्ट जो था वो आपका जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है वो एडमिनिस्टर करेंगे, एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके सब्जेक्ट में रख दिया कि भाई आप उसके हिसाब से काम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे वो तो आप लोग सीधी सी बात है रिजर्व लिस्ट में डाल दिया गया, और गवर्नर जनरल ने अपने अधीन रख के रखा, जैसे डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज, एक्सटर्नल अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स, ये सारे के सारे रिजर्व लिस्ट में रख दिए गए। और ट्रांसफर सब्जेक्ट को मिनिस्टर्स के हवाले कर दिया कि भाई मिनिस्टर जैसा ऐसा बोलेंगे उसके बेसिस पे ही आपके गवर्नर जनरल लोग एक्ट करेंगे। एंड ये मिनिस्टर जो होंगे किसी भी कीमत पे 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब पता चला कि जितने लोग जीत के आए सबको मिनिस्टर ही बना दिया, एक को खाना मिनिस्टर, एक को फेंकना मिनिस्टर ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नर जनरल अभी भी पूरी तरीके से चार्ज में था, सेम वैसा का वैसा, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कहने को तो ऑटोनॉमी दी जा रही है, लेकिन ऑटोनॉमी जो है वो एक कॉस्ट पे आ रही है। क्या कॉस्ट होगा कि गवर्नर जनरल या फिर जो गवर्नर होंगे उनके पास बहुत सारे ओवर राइडिंग पावर्स होंगे, उनके पास बहुत सारे वीटो पावर्स जैसे चीजें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनके पास कुछ ऐसा पावर दिया गया है कि भाई रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के अंदर वो कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत अगर उनको लगता है कि भाई ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गलत एडवाइस कर रहे हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गलत करने जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे उस सब्जेक्ट के ऊपर खुद से लॉ वगैरह बना देंगे, या इन लोग ने पूरी मेहनत से अगर उसको पास भी किया हो तो उसको वो नल एंड वॉइड वगैरह कर भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो आप लोग सेपरेट इलेक्टोरेट जो मैंने पढ़ाया 1909 से चला आ रहा था, आई एम सॉरी, तो 1909 में सबसे पहले दिया गया मुस्लिम्स को, उसके बाद सिख, एंग्लो इंडियन और आपके मुस्लिम्स वगैरह को दे दिया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको और बढ़ा दिया गया, इसका मतलब दायरा इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि जिन्होंने नहीं मांगा उसको भी दे दिया। मतलब विमेंस लोग की बात करें तो विमेंस लोग ने एक भी जगह पे ऐसा नहीं मेंशन किया गया है कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की हो, लेकिन इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, डिप्रेस क्लास को दे दिया गया, वुमेन्स को दे दिया गया, और वर्कर्स जो थे, लेबर्स जो थे, उनको भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया कि भाई आप लोग अलग हो जाओ, आप एक पूरी तरीके से, आप लोग देश का हिस्सा थोड़ी ना, आपको अलग बना दिया जाएगा, आप अलग तरीके से चुनाव वगैरह करो। ठीक है,
दिस वाज ऑल ब्रेक एंड वही कहते हैं ना फूट डालो और राज करो वाला चीज ही यहाँ पे चला रहा है, ठीक है। मुस्लिम्स को फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर 33% का कंपलसरी सीट्स डिसोल्यूशन कर दिया गया कि भाई आपके 33% ऑफ द जो फेडरल गवर्नमेंट के जो सीट्स होंगे वो किसके पास वो किसके लिए रिजर्व होंगे, वो मुस्लिम्स लोग के लिए रिजर्व होगा। 1/3 ऑफ द सीट जो होगा वो फेडरल लेजिस्लेचर का वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व होगा। ओके नेक्स्ट, अदर फीचर्स की बात करें तो इसने फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि आपके आर्टिकल 8050 जो आर्टिकल बोल रहा हूँ आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत लाया गया था उसको अबॉलिश कर दिया। ये एक मतलब एक सुपरवाइजरी लाया गया था, उसको अबॉलिश कर दिया गया कि भाई अब ऐसा कुछ काउंसिल वगैरह जैसा कुछ नहीं रहने वाला है। अब सिर्फ और सिर्फ जो काउंसिल के मेंबर्स थे उन लोग को एज ए टीम ऑफ एडवाइजर करके हम लोग स्टेट सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया जो है, जो मिनिस्टर है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उसको एज ए टीम ऑफ एडवाइजर की तरह हम लोग दे देंगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से काउंसिल को एबॉलिश भले कर दिया गया लेकिन यहाँ पे टीम ऑफ एडवाइजर्स बढ़ा दिए गए। तो एक तरीके से घुमा फिरा के वही है कि ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, घुमा फिरा के नाके पकड़ रहे हैं, काम वही हो रहा है, बस दिखा रहे हैं कि हाँ हम लोग कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस वगैरह ला रहे हैं। ओके खैर नेक्स्ट, इस समय कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने मतलब एस्टेब्लिशमेंट किए, कुछ इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट करे जिनको हम लोग को मतलब पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट जो है आपकी कंट्री की साख का मतलब कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना की जाती है, ठीक है। इस समय जो आपका वोटिंग राइट्स था, वोटिंग फ्रेंचाइजी था, उसको भी एक्सटेंड कर दिया। पहले वो 3% के आसपास था 1919 के समय पे, उसको बढ़ा के 14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन के हद तक लेके चले गए। इसके द्वारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तो था ही था जिसके द्वारा बनाया गया था, इसके अलावा प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है ये ऐसा कैसा उठा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उठा के मतलब ले लिया गया है, ठीक है। चोरी किया नहीं, चोरी तो सिर्फ मैं ही करता, ओके। तो हम लोग ने मतलब ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तो इन लोगों ने बनाया गया, आरबीआई बनाया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, और फेडरल के साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया। इसके अलावा फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, मतलब कहा गया कि भाई अब एक फेडरल कोर्ट होगा जो कि फेडरल मतलब आपके यूनियन के बेसिस पे होगा, पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए आपका एक कोर्ट होगा, फेडरल कोर्ट, जो कि आपके दिल्ली में बसाया जाएगा। तो 1937 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, बाद में आज़ादी के बाद इसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग आज जानते हैं, ओके। इसमें फेडरल रेलवे करके भी बनाया गया, जो आपका इंडियन रेलवे से वो फेडरल रेलवे उस समय कहा जाता था। ये पूरा का पूरा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि रेलवे को मैनेज करने के लिए फेडरल रेलवे करके बनाया गया, ओके। नेक्स्ट, कुछ सर्टन पार्ट्स का रीऑर्गेनाइजेशन भी किया गया, कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस लाए गए फॉर द मतलब उनके जो भी हित रहे होंगे उनका बेसिस पे, उसके बेसिस पे बनाया गया। जैसे सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया, सिंध को बोला गया बाई इट इज ए ऑल टुगेदर डिफरेंट एरिया, इसको अलग कर दिया जाए, ठीक है। सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा को स्प्लिट करके बना दिया गया आउट ऑफ बंगाल, ये बंगाल से दोनों निकले थे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था बंगाल के पार्टीशन के समय, मैंने बताया था कि जो हम लोग पढ़ रहे थे आपका 1909 का जो एक्ट था उसमें पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बंगाल यूज टू कंप्राइज ऑफ राइट नाउ जो आपका आसाम है, आपका बांग्लादेश है, जो वेस्ट बंगाल है, बिहार का कुछ एरिया, उड़ीसा का बहुत बड़ा एरिया, ये सारा का सारा एरिया सब कुछ उस समय के बिहार में आता था, ठीक है। तो उनमें से निकाल के बिहार उस समय के बंगाल में आता था, ठीक है। तो उसमें से बिहार और उड़ीसा को निकाल के अलग कर दिया गया, अलग अलग स्टेट्स बना दिया गया। एंड लास्टली जो बर्मा था, जो आपका म्यांमार राइट नाउ हम लोग जिसको हम जानते हैं, उसको भारत से अलग कर दिया गया, उसको एक अलग ही कंट्री घोषित कर दिया गया बर्मा को, एंड इट बिकेम ऑल टुगेदर न्यू कंट्री, ओके। नेक्स्ट, अभी तक ये इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, अगर इस एक्ट की बात करें तो इसको आपके 1919 के एक्ट के बाद सेकंड माइलस्टोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें वैसे की वैसे उठा के यहाँ पे ले लिया गया विदाउट कोई भी चेंजेस बड़ा किए बगैर, ठीक है। तो ये मतलब आपका सेकंड माइलस्टोन माना जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, ओके। इसने आपका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उसको ऐसा माना जाता है कि इट वॉज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसका मतलब ये हो गया कि भाई अब आपने ऑटोनॉमी देनी स्टार्ट कर दी है। अगर आपने किसी को एक तरीके से छूट देने स्टार्ट कर दी कि भाई आप अब आप अपने हिसाब से जीना स्टार्ट कर दो, तो फिर आप अचानक से उसके ऊपर फिर से थोप नहीं सकते कि हाँ भाई बहुत हो गया तेरा अकेले जीना, अब तू आ जा, मैं तुझे वापस से अपने अधीन लेता हूँ। तो वो क्या करेगा, रिवॉल्ट ही करेगा कि भाई आज तक मुझे ऑटोनॉमी दी गई थी, तो
अब इसको वापस क्यों लिया जा रहा है, क्यों छीना जा रहा है, दैट इज वाई ये इसको माना जाता है कि इट वाज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसके बाद मतलब अगर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट किया जाएगा तो ये मोर ऑटोनॉमी की तरफ होगा, ना कि मोर एनकेजिंग की तरफ या फिर मोर कंसोलिडेशन के प्रोसेस के तरफ नहीं जाएगा, मोर ऑटोनॉमी की तरफ ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर्स है उसको क्या बोलते हैं, कर्टेल किए गए कुछ कुछ हद तक, और क्या बोलते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया प्रोविंसेस को। जैसे मैंने आपको बताया भाई कि उसके अंदर दो लिस्ट बना दिया गया आपका, इनफैक्ट तीन लिस्ट बना दिया, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो पूरा का पूरा काम देख रहा था फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो देख रहा था, वो पावर को डिसोल्यूट कर दिया या डिवॉल्व कर दिया, या फिर उसको नीचे के यूनिट्स के पास भेज दिया गया, भाई आप लोग भी कुछ काम करिए, हम ही लोग सारा काम करने वाले हैं। तो इस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया टुवर्ड्स द लोअर, या ऐसे कह सकते हैं कि इससे क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी होने लगा। ओके, नेक्स्ट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द वुमेन, जो मैंने आपको बताया भाई वुमेन्स लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, उन लोगों ने मांगा भी नहीं था फिर भी इन लोग को दे दिया गया। तो ये एक अच्छा चीज माना गया, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, वुमेन्स लोग को आगे आने में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने में, एंड जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके अंदर कैसे काम हो रहा है, वुमेन्स को क्या पार्टिसिपेशन करना चाहिए, उसके लिए इन लोग को एक एवेन्यू खुल गया, एक नया रास्ता खुल गया। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट ऑटोनोमस स्टेटस जो प्रोविंसेस को देने की बात की गई, तो ये हो गया कि भाई आप, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप धीरे धीरे आप एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से आप बाहर निकलने दे रहे हो, कि भाई अब धीरे धीरे प्रोविंसेस ऑटोनोमस होती चली जाए, तो उनको एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से जब आज़ादी मिल जाएगी तो उन लोग को समझ में आएगा कि भाई एक्चुअली में गवर्नमेंट रन कैसा किया जाता है, एक्चुअली में कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसको ये देखा जाता है, पॉजिटिव टर्म्स में देखा जाता है कि भाई ऑटोनोमस स्टेटस जो है वो वर्क कर रहा था टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द प्रोविंसेस, या फिर आप टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट इसके वजह से ऐसा कहा जाता है कि आगे जो आपका 1942 में एक मतलब अगस्त ऑफर आता है, ठीक है, 1942 में अगस्त ऑफर आता है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई हम लोग डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की पहली बार बताई जाती है, मतलब पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है तो 1942 में ही कहती है कि भाई हम लोग आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो 35 में ये है, उसके 7 साल के बाद इन लोग डोमिनियन स्टेटस की बात करें तो ये माना जाता है कि भाई इस हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक आते आते लोग समझ चुके थे, या ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि इंडियंस लोग अब उस चीज़ के लिए रेडी हो चुके हैं कि इनको धीरे धीरे पावर डिवॉल्व करके हम लोग डोमिनियन स्टेटस वगैरह दे सकते हैं। इस तरीके से इन लोग इस मतलब स्टेज पे पहुंच चुके थे, ऐसा ये माना जाता है। इट इज़ नॉट मतलब कंपलसरी कि हम सही बात है, ओके, बट इट इज़ थॉट। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, ये क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सारे इसके अंदर सेफ गार्ड्स, इतने सारा इसके अंदर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर जनरल और गवर्नर के दे दिए गए थे, जो कि एक तरीके से मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑटोनॉमी जैसा कुछ था नहीं। मतलब कहने को ऑटोनॉमी दे रहे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रहे, भाई आप लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी गई है कि आप आसानी से खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके ऊपर भी लास्ट में पॉइंट में क्या जोड़ दिया गया कि गवर्नर जनरल चाहे तो आपके ऊपर किसी भी तरीके की पाबंदी लगा सकते हैं। अगर कोई भी इश्यूज होते हैं, कोई प्रॉब्लम होते हैं, तो उसके सेफ गार्ड को बचाने के लिए, या कोई ऐसे हमारे पास जो गवर्नर जनरल है उनका खुद का स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को बचा के रखने के लिए, इस चीज़ को संभाल के रखने के लिए वो आपका क्या बोलते हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं, इस एक्ट को निगेट कर सकते हैं, आपके द्वारा लाए गए किसी भी एक्ट के ऊपर ब्रेक लगा सकते हैं, वीटो कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, अनल कर सकते हैं। तो बहुत सारे पावर्स दे दिए गए थे आपके गवर्नर जनरल को एंड गवर्नर को, इवन दो आपको कहने के लिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड फर्दर जो ऑटोनॉमी वगैरह कहा गया था वो सब दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे पावर्स ऐसे दिए गए थे गवर्नर को कि भाई वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है और आपके सारे के सारे काम के ऊपर भी पानी फेर सकता है लास्ट मोमेंट पर। ओके, नेक्स्ट इसने कम्युनल इलेक्टोरेट को एक्सपांड कर दिया, जो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे पार्टीशन का कारण बन जाता है कि भाई इसने सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज जो थी उसको और हवा दे दी कि भाई सब लोग अलग होते जा रहे हैं। आप पहले मुस्लिम्स थे, फिर मुस्लिम आपके क्या बोलते हैं एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन्स, वर्कर्स, सबको अलग अलग करते चले जा रहे हैं धीरे धीरे करके कि भाई जितने भी लोग हो सब अलग अलग होते चले जाओगे तो सब अपने अपने ही कम्युनिटी के लिए सोचोगे ना कि मेरी कम्युनिटी के लिए क्या है अच्छा है, मैं उसी के लिए सोचूंगा। तो इससे क्या होगा, कम्युनल जो थिंकिंग है वो ज़्यादा प्रमोट होगी। और इन केस अगर इन लोग यहाँ से चले भी जाते हैं तो ये कम्युनिटीज आपस में ही लड़ती रह जाएंगी, भिड़ती रह जाएंगी। आज तक आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है कि सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को इन लोगों ने हवा देने की कोशिश की। नेक्स्ट
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इतना रिजिड बनाया कि आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें अमेंडमेंट का जो राइट था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही छोड़ा गया। मतलब यहाँ पे कुछ भी अमेंडमेंट ना बनाया जा सकता था, ना इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, ना कोई भी काम स्टार्ट किया जा सकता था आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड। तो आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा मतलब इसके ऊपर रिजिडिटी लगा के रखा गया था कि भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने बना के दे दिया है, लेकिन आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अब सिर्फ एक्ट करोगे, आप उसके अंदर अमेंडमेंट्स वगैरह नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होगा कि भाई एक तरीके से आपने अंदर का ग्रोथ वगैरह ही मार दिया। भाई कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना दो तो उसको तो मतलब इवॉल्व करना ही पड़ेगा ना, धीरे धीरे करके जो पुराने कंडीशंस होंगे वो खत्म हो जाएंगे, और जो नए कंडीशन सॉरी नए कंडीशंस जो होंगे वो नए कंडीशंस के बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट होगा कि हम लोग कुछ नए नए काम करते रहे, नए नए कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लेते रहे, नए नए अमेंडमेंट्स वगैरह करते रहे। तो अमेंडमेंट का सारा पावर कहाँ लेके रखा गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास रख दिया गया। भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट के सिवा और भी कोई ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट इसके एक्ट वगैरह पढ़ने पे ये समझ में आता है एकदम अच्छी तरीके से, अगर पढ़ो तो आपको समझ में आता है कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट जो सोच रही है कि भाई अच्छा मतलब आपको अच्छी चीज़ें बता रही है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या करिए, पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो अपने पास लेने की कोशिश कर रही है, लीगल मेथड से लेने की कोशिश करिए कि भाई हमारे पास ये तरीका है। मतलब बताया मैंने आपको एग्जाम्पल में कि भाई गवर्नर जनरल के पास बोल तो दिया कि भाई उनको काम किसके बेसिस पे करना है, मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करना है, लेकिन उनके पास इमरजेंसी पावर्स थे, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनके पास कुछ ऐसे सेफ गार्ड दिए गए थे कि उस केस में वो मतलब आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी काम कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये सब चीज़ें एक्चुअली में क्या थी, कंट्रोल बना के रखने का, किसी भी तरीके से मतलब भारत को अलग नहीं होने देना या उनके एम्पायर से बाहर निकलने नहीं देना। ओके, नेक्स्ट फेडरल पोर्शन जो था वो कभी भी इफेक्ट में नहीं है, जैसे मैंने बता दिया कि हाफ ऑफ द स्टेट्स को रिक्वायर था या पिछले स्टेट्स को रिक्वायर था कि भाई उन लोग को आके इसमें रजामंदी करनी है, जो कि इन लोग कभी भी एग्री ही नहीं हुए। और क्या बोलते हैं, फिर बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है तो ये पूरा का पूरा पोस्टपोन कर दिया जाता है, और ये कभी भी जो फेडरेशन है वो कभी भी बन के आता ही नहीं है। इनफैक्ट इसकी कंडेम्पशन की ये इतनी हद है कि सारे के सारे सेक्शंस ने पूरी तरीके से यूनानिमसली रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये बहुत ही घटिया एक्ट है। इतना हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा चीज़ हमारे साथ किया जाएगा, हम लोग ने इतना हेल्प किया, मदद किया, इतने समय तक हम लोग सहते रहे आपके सारे जुल्म वगैरह, लेकिन फिर भी आज जब मतलब इंपॉर्टेंट समय आया तो आप हम लोग को ठेंगा दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो ढंग का चीज़ें। एटलीस्ट आपने डोमिनियन स्टेटस भी अगर एक बार मुंह से बोल दिया था तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। लेकिन हालांकि इस समय तक कांग्रेस का आफ्टर 1930 के बाद से कांग्रेस का जो मेन ये रहता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करती है कांग्रेस, और बार बार यही बोलते हैं कि भाई अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नया नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एस्टेब्लिश कीजिए बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजेस, और वो क्या करेगा, हमारे लिए एक नया इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को निर्धारित करेगा, ठीक है। इस तरीके की इनकी मांग रहती है। तो ये एक मतलब क्या कहते हैं, अल्टीमेट आप कह सकते हैं कि भाई रिजेक्शन हो गया इस पूरे के पूरे एक्ट का, ठीक है। ये एक्ट एक्चुअली में काम में नहीं आ पाता है, और इसके कोई भी बहुत बड़े प्रावधान वगैरह भी काम में नहीं आ पाते, क्योंकि लड़ाई स्टार्ट हो जाती है उसके जस्ट बाद में, और फिर सब लड़ाई में बिजी हो जाते हैं। तो जो आपका 1919 का जो एक्ट था उसके बेसिस पे ही सारी सरकार चलती रहती है। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन के अंदर आते हैं। तो ब्रिटिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया था क्या, किस लिए, कि सपोर्ट ऑफ द जो मॉडर्न नेशनलिस्ट है उनका सपोर्ट इनको मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं ना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रहे हैं, कुछ अच्छा चीज़ें दे रहे हैं, तो मॉडर्न नेशनलिस्ट सोचेंगे कि भाई धीरे धीरे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रहे हैं तो ये पॉइंट ऑफ नो बैकिंग है, तो इसके बाद क्या होने वाला है कि हम लोग और प्रोविंसेस को और ऑटोनॉमी ही मिलने वाला है, जितने भी हम लोग यूनिट्स हैं उन सबको ऑटोनॉमी ही मिलने वाला है, वापस हम लोग नहीं जाने वाले। लेकिन भाई अल्टीमेट तो किसी को पता ही नहीं था, खैर। लेकिन जो इनका मेन काम ये था कि भाई हम लोग किसी भी तरीके से अपने रूल को इंडिया के अंदर बनाए रखें, किसी भी तरीके से इंडिया का सपोर्ट चलता रहे, इंडिया का कंटिन्यूटी जो है हमारा वो इसी तरीके से चला रहे। इंडिया हमारे ब्रिटिश अम्पायर का हमेशा हमेशा जितने समय तक हो सके उतने समय तक ब्रिटिश अम्पायर का हिस्सा बना रहे। ओके, नेक्स्ट एक्ट ने डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत दिया। क्यों, क्योंकि इसने डोमिनियन स्टेटस तक की बात नहीं की कि भाई कुछ भी तरीके से डोमिनियन स्टेटस जैसा शब्द भी यूज कर लेते तो इंडियंस लोग थोड़ा समझ लेते कि हाँ भाई हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस अगर नहीं मिला है तो हम लोग डोमिनियन स्टेटस से काम चला लेंगे, लेकिन वो भी नहीं कहा गया, नाम भी नहीं लिया गया, एक शब्द भी नहीं लिखा गया डोमिनियन जैसा, ठीक है। तो इससे ये हो गया कि भाई जितने भी आपके पॉलिटिकल एलिट से और साथ ही साथ जो लोकल पब्लिक थी उन लोग भी समझ गया कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं ना ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग को उल्लू बना रहे हैं,
ये इनका मेन आइडिया है कि जितना समय तक हो सके उतने समय तक हम लोग इंडिया के ऊपर राज करते रहे, और क्या बोलते हैं इसी का फायदा हम लोग आगे चल के उठाते रहे, इंडिया का पूरा दोहन करते रहे, एक्सप्लॉयटेशन करते रहे। डोमिनियन स्टेटस देखा जाएगा जब देने की बात होगी। ओके, नेक्स्ट, इसके इतने सारे ड्रॉबैक्स होने के बावजूद इसने क्या बोलते हैं इस एक्ट की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इस एक्ट का बेस पकड़ के, इस एक्ट का जो बेस है उसको पकड़ के हम लोग ने नेगोशिएशन को स्टार्ट किया कि भाई अब हम लोग जो आपने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई है तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कंप्लीट ऑटोनॉमी। ठीक है, कंप्लीट ऑटोनॉमी देने की बात हो रही है। तो इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में एक क्या बोलते हैं एक पॉइंट ऐसा रीच हो चुका था ऑलरेडी कि अब नेगोशिएशन जो जाएगा वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ जाएगा, ना कि बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये इतना स्टेज हम लोग को मिल गया था। नेक्स्ट, इस एक्ट का मैंने आप लोगों को बताया कि भाई आपके जो रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मैक्सिमम एरिया जो है वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। ओके, नेक्स्ट, इसीलिए इसको वाटरशेड मूवमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ। होप करता हूँ आप लोगों को ये सारे के सारे एक्ट समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, सारे एक्ट आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सब एक्ट यूपीएससी ने कई कई बार पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस वगैरह पूछे गए हैं। जो क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैंने स्पेशल एम्फोसिस करके बोला गया है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे एक्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें थे उनको रिड्यूस किया गया है, निकाला है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई हर चीज़ को डिस्कस करने जाएंगे तो पता चलेगा 6-7 घंटे का तो सिर्फ और सिर्फ एक्ट को समझाने में चला जाएगा। तो वो सब हमारा काम नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलेवेंस रखती है, मैंने उन्हीं को डिस्कस किया है और उन्हीं को सिर्फ आपके साथ शेयर किया है। तो बेटर यही होगा कि आप लोग भी उतना तो एटलीस्ट पढ़ के रखिएगा। एंड अगर आप लोग ने पुराने नहीं देखे हो तो वो सारे के साथ देख लीजिएगा, सारे के सारे। इनफैक्ट ज्योग्राफी का भी अगर प्लेलिस्ट नहीं देखा होगा तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, सो दैट लास्ट मोमेंट के लिए कुछ नहीं बचना चाहिए। लास्ट मोमेंट में कोई पढ़ाई नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी वाला एक डिसीजन होता है। बहुत लोगों ने किया है, इनफैक्ट मैंने भी किया हुआ है कि भाई लगता है कि लास्ट मोमेंट में मैं इसको रिवीजन कर लूँगा, बट रिवीजन का समय नहीं आता। डेली रिवीजन एंड मंथली रिवीजन एंड वीकली रिवीजन ही रिवीजन आपके काम में आते हैं और कोई काम नहीं आता। ठीक है, चलिए वाइंड अप करता हूँ। कल आप लोग से फिर मुलाकात करूँगा लगभग इसी टाइम पे। तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए बाय।